नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, अगर आज हमें भगवान के बाद सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो कौन है जिसे सब कुछ पता है? वो तो सिर्फ एक ही है आरके, हमारा अपना गूगल बाबा। हम दिन में 50 बार गूगल करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि एक छोटे से गैराज से शुरू होकर ये कंपनी दुनिया की धड़कन कैसे बनी? बिल्कुल, 2 PhD स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, जिनके पास न पैसा था न बिजनेस प्लान, बस एक जिद थी, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह लाना। और उसी जिद ने जन्म दिया गूगल सक्सेस स्टोरी को। आज के एपिसोड में हम प्रदीप ठाकुर की इस किताब के जरिए डीकोड करेंगे गूगल का वो बिजनेस मॉडल जिसने याहू जैसी बड़ी कंपनियों को पछाड़ दिया। कैसे गूगल ने यूट्यूब और एंड्रॉयड को खरीदकर पूरी डिजिटल दुनिया पर कब्जा किया। अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि एक आइडिया $1 ट्रिलियन कंपनी कैसे बनता है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक केस स्टडी है। चलिए सर्च बटन दबाते हैं और गूगल के राज खोलते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। आज हम सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि एक आइडिया की कहानी में उतर रहे हैं। वो आइडिया कि हमारी दुनिया की जो सबसे उलझी हुई चीजें हैं, जैसे कि सारी जानकारी, सारी किताबें, सारे नक्शे, उन्हें सिर्फ तर्क और गणित से सुलझाया जा सकता है। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें गूगल को बनाने वाले 2 लोगों, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के, कह सकते हैं कि उनके दिमाग के अंदर ले जाते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया से आए थे। एक की सोच मतलब अमेरिकी एकेडमिक आजादी और मजदूर आंदोलन में पली बड़ी, तो दूसरा सोवियत संघ के दमन से बचकर आया था। तो ये सिर्फ एक गैराज में कंपनी शुरू करने की कहानी नहीं है, ये उन 2 अलग अलग दर्शनों के टकराने की कहानी है जिनसे वो कोड बना जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया। ऊपर से देखने पर तो उनकी कहानी बहुत सीधी लगती है। मिशिगन में पले बड़े, माता पिता दोनों वो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। घर में हर तरफ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की बातें होती थीं। लेकिन स्रोतों में एक ज्यादा दिलचस्प बात छुपी है। उनके दादा वो जनरल मोटर्स की फैक्ट्री में एक मजदूर थे और एक बहुत बड़ी यूनियन के सदस्य भी। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लैरी आज भी 1937 की उस मशहूर हड़ताल का एक हथौड़ा अपने पास रखते हैं, जब मजदूरों ने उस जमाने की सबसे बड़ी कंपनी जनरल मोटर्स को मतलब घुटनों पर ला दिया था। ये दिखाता है कि लैरी के अंदर बचपन से एक डेविड बनाम गोलियत वाली सोच थी। उनको ये विश्वास था कि एक छोटा सा लेकिन होशियार समूह एक बहुत बड़े और सुस्त सिस्टम को चुनौती दे सकता है और उसे हरा भी सकता है। तो गूगल शुरू करने के पीछे सिर्फ तकनीक नहीं थी, एक तरह का मिशन था। और इसी कहानी का दूसरा हिस्सा वो दुनिया के दूसरे कोने से आता है। सर्गे ब्रिन, जिनका जन्म मॉस्को में हुआ, एक ऐसे माहौल में जो आजादी के बिल्कुल उलट था। उनका परिवार भी बहुत पढ़ा लिखा था, माता पिता गणितज्ञ थे, लेकिन यहूदी होने की वजह से सोवियत सिस्टम उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। बिल्कुल, उनके पिता एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें इजाजत नहीं दी। सर्गे के लिए सिस्टम सिर्फ सुस्त या पुराना नहीं था, बल्कि वो प्रतिभा का दुश्मन था। वो जानकारी को कंट्रोल करता था। जब उनका परिवार सब कुछ छोड़कर अमेरिका आया, तो ये सिर्फ एक देश बदलना नहीं था, ये एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां सिर्फ आपके आइडिया की, आपकी काबिलियत की कीमत हो, आपकी पहचान की नहीं। गूगल की जो मेरिटोक्रेटिक संस्कृति बनी ना, मतलब काबिलियत को सबसे ऊपर रखने वाली, उसका बीज यहीं पर था। तो ये 2 लोग जिनके दिमाग में सिस्टम को चुनौती देने के इतने मजबूत विचार थे, 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। और सुनने में आता है कि शुरुआत में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हर बात पर बहस करते थे। हाँ, कहते हैं कि वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एक साझा दुश्मन मिल गया, 1990s के दशक का इंटरनेट। उससे आप एक ऐसी लाइब्रेरी की तरह सोच सकती हैं जिसमें सारी किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हों और किसी को पता ना हो कि कौन सी किताब कहाँ है। उस जमाने के सर्च इंजन जैसे कि अल्टा विस्टा वो किसी काम के नहीं थे। वो बस ये गिनते थे कि किसी पेज पर एक शब्द कितनी बार लिखा है। और यहीं पर लैरी पेज के दिमाग में पेज रैंक का आइडिया आया। स्रोतों में लिखा है कि लिंक एक वोट की तरह है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा गहरी सोच थी, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा गहरी। इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कि पूरा इंटरनेट एक बहुत बड़ा शहर है और हर वेबसाइट एक दुकान है। पुराने सर्च इंजन बस ये गिन रहे थे कि किस दुकान के बोर्ड पर जूते शब्द लिखा है। ये बहुत ही बेकार तरीका था। लैरी का आइडिया बिल्कुल अलग था।
उन्होंने कहा, बोर्ड को भूल जाओ, हम ये देखेंगे कि शहर के सबसे मशहूर और इज्जतदार लोग किस दुकान की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंटरनेट पर हर लिंक एक सिफारिश या एक इशारा था। मतलब अगर किसी बड़े अखबार की वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक करती है तो उसकी कीमत किसी अनजान ब्लॉग के लिंक से कहीं ज्यादा है। ठीक यहीं। लेकिन असली जादू इसके अगले लेवल पर था। यह सिस्टम रिकर्सिव था। इसका मतलब यह है कि उस अखबार के लिंक की ताकत उस बात पर निर्भर करती थी कि उस अखबार को कौन-कौन लिंक कर रहा है। यह एक कभी ना खत्म होने वाला लूप था जिसने पहली बार पूरे इंटरनेट के अंदर छुपे हुए ताकत के रिश्ते को उजागर कर दिया। उन्होंने सिर्फ लिंक नहीं गिने, उन्होंने वेब की पूरी सामाजिक संरचना का नक्शा बना दिया। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये तो कमाल है। लेकिन इतनी क्रांतिकारी तकनीक बनाने के बाद भी उनका पहला इरादा कंपनी शुरू करने का नहीं था। उन्होंने इसे बेचने की कोशिश की थी। हाँ, क्योंकि उनकी सोच अभी भी एकेडमिक थी। वो पीएचडी के छात्र थे। वो याहू जैसी बड़ी कंपनियों के पास गए और कहा, हमारे पास सर्च का एक बेहतर तरीका है, इसे खरीद लो। और सब ने उन्हें मना कर दिया। ये सिलिकॉन वैली के इतिहास की सबसे बड़ी क्या होता अगर वाली कहानियों में से एक है। उन्होंने मना क्यों किया? क्या उन्हें तकनीक समझ नहीं आई? नहीं, तकनीक तो समझ आई, लेकिन वो उनके बिजनेस मॉडल के लिए खतरा थी। याहू जैसे पोर्टल्स का मकसद था लोगों को अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रहना, ताकि वो विज्ञापन देख सके। बिल्कुल। गूगल का डिजाइन ठीक उल्टा था। गूगल का लक्ष्य था कि आपको सही जवाब देकर अपनी साइट से जल्द बाहर निकालना। ये एक दर्शन का टकराव था, खासकर सरगई के लिए जिन्होंने एक भ्रष्ट सिस्टम देखा था। उनके लिए अपनी तकनीक को ऐसी कंपनी को बेचना जो नतीजों के साथ छेड़छाड़ कर सकती थी, शायद नामुमकिन होता। और यहीं पर कहानी में एंडी बेक्टहोल्सहाइम की एंट्री होती है, सन माइक्रोसिस्टम्स के सह संस्थापक। उन्होंने सिर्फ 10 मिनट का डेमो देखा और $1 लाख का चेक लिख दिया। और सबसे मजेदार बात यह थी कि चेक गूगल इनकॉर्पोरेटेड के नाम पर था, जबकि ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं। बिल्कुल। उन्हें उस चेक को कैश कराने के लिए आनन फानन में कंपनी बनानी पड़ी। कहानी की शुरुआत ही एक कानूनी जुगाड़ से हुई। उनका पहला सर्वर भी लेगो के टुकड़ों से बने एक केस के अंदर था, क्योंकि उनके पास असली सर्वर रैक खरीदने के पैसे नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। ये सब एक क्लासिक स्टार्टअप कहानी लगती है, लेकिन इसके पीछे उनका एक बहुत मजबूत सिद्धांत था, बुरा मत बनो या डोंट बी इविल। ये सिद्धांत आज के जमाने में थोड़ा भोला लग सकता है, लेकिन उस वक्त इसका असल में क्या मतलब था? उस वक्त ये एक बहुत शक्तिशाली विचार था। इसका मतलब था कि सर्च के नतीजे कभी भी बिकाऊ नहीं होंगे। जिस वेबसाइट का पेज रैंक सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, वही सबसे ऊपर दिखेगी, चाहे वो कोई भी हो। विज्ञापनों को साफ तौर पर अलग दिखाया जाएगा। उस जमाने के इंटरनेट पर जहां हर तरफ धोखेबाजी और चालाकी थी, ये ईमानदारी का एक वादा था। और इसी वादे ने शुरुआती दिनों में कई बेहतरीन इंजीनियरों को उनकी तरफ खींचा। ठीक है, तो गूगल सर्च एक बहुत बड़ी कामयाबी बन गया। ज्यादातर कंपनियां यहीं रुक जाती, लेकिन लैरी पेज के दिमाग में एक और, सच कहूं तो एक पागलपन भरा आइडिया था, दुनिया की हर किताब को स्कैन करना। पागलपन बिल्कुल सही शब्द है। उस समय लोगों को लगता था कि ये असंभव है। करोड़ों किताबें, उनको स्कैन करने का खर्च, और सबसे बड़ी बात कॉपीराइट का कानूनी जंजाल। ये एक ऐसा काम था जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता था। लेकिन लैरी के लिए ये बस एक और बिखरा हुआ सिस्टम था जिसे तर्क और तकनीक से सुलझाया जा सकता था। लेकिन लाखों पुरानी नाजुक किताबों को नुकसान पहुंचाए बिना स्कैन करने की तकनीकी चुनौती को, उसको उन्होंने कैसे हल किया? उन्होंने इसके लिए अपनी खुद की तकनीक इजाद की। स्रोतों में बताया गया कि उन्होंने एक ऐसा हाई स्पीड स्कैनर बनाया जिसमें कई कैमरा लगे थे। यहाँ तक कि उसमें एक इंफ्रारेड सिस्टम भी था जो किताब के पन्ने पलटते वक्त उसके घुमाव का एक 3D मॉडल बना लेता था, ताकि सॉफ्टवेयर बाद में उस पन्ने की तस्वीर को डिजिटल तरीके से एकदम सीधा कर सके। ये इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से उन पे मुकदमों की बाढ़ आ गई है ना? लेखक और प्रकाशक सब उनके खिलाफ हो गए। हाँ, सालों तक कानूनी लड़ाई चली। ये फेयर यूज यानी उचित उपयोग की परिभाषा पर एक बहुत बड़ी बहस थी। गूगल का कहना था कि वो डिजिटल युग के लिए एक कार्ड कैटलॉग बना रहे हैं जिससे लोग किताबें खोज सकें, जबकि प्रकाशकों ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी कॉपीराइट चोरी कहा। यह प्रोजेक्ट गूगल के काम करने का तरीका दिखाता है, एक तकनीकी रूप से बेहतर समाधान के साथ आगे बढ़ो और इंसानी दुनिया की उलझनों से बाद में निपटो। और जिस वक्त किताबों को लेकर ये जंग चल रही थी, उन्होंने एक और कदम उठाया
जो उस समय किसी की समझ में नहीं आया। 2005 में उन्होंने एक बहुत छोटी सी कंपनी खरीद ली, एंड्रॉयड। गूगल तो एक सर्च कंपनी थी, उन्हें एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि उन्होंने भविष्य देख लिया था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अगले अरबों इंटरनेट यूजर डेस्कटॉप पर नहीं बल्कि फोन पर आएंगे, और उन्हें इस बात का डर था कि कोई एक कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल उस दरवाजे पर कब्जा कर लेगी और गूगल सर्च को बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो एंड्रॉयड खरीदना एक तरह का बचाव था। ये एक शानदार बचाव था। एंड्रॉयड को ओपन सोर्स बनाकर उन्होंने क्रांति कर दी। ओपन सोर्स का मतलब था कि कोई भी फोन बनाने वाली कंपनी, सैमसंग, एलजी, कोई भी इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकती थी और अपनी मर्जी से बदल सकती थी। एप्पल अपने आईफोन के साथ एक खूबसूरत लेकिन बंद चारदीवारी वाला बगीचा बना रहा था, जहां हर ईंट पर उनका कंट्रोल था। गूगल ने इसके उलट मुफ्त में बीज और खाद बांटना शुरू कर दिया ताकि कोई भी एप्पल के खिलाफ अपना बगीचा उगा सके। उन्होंने एक ऐसी सेना बना दी जो उनके लिए लड़े। और इस कदम ने एप्पल के स्टीव जॉब्स को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था। बहुत ज्यादा। जॉब्स को लगा कि ये एक धोखा है, एक चुराया हुआ प्रोडक्ट। खासकर इसलिए क्योंकि उस समय गूगल के सीईओ एरिक श्मिट एप्पल के बोर्ड में भी थे। उन्होंने गूगल पर परमाणु युद्ध छेड़ने की कसम खाई। ये सिर्फ एक बिजनेस की लड़ाई नहीं रही, ये एक व्यक्तिगत दुश्मनी बन गई जिसने अगले 10 साल तक तकनीक की दुनिया को परिभाषित किया। तो जब हम इन सब बिंदुओं को जोड़ते हैं तो ये कोई अचानक लिए गए फैसलों की कहानी नहीं लगती। ये एक ही सोच को बार बार लागू करने की कहानी है। एक बिखरे हुए सिस्टम को ढूंढो, उस पर एक तार्किक और बड़े पैमाने पर काम करने वाला समाधान लागू करो और फिर उसे दुनिया के लिए खोल दो, चाहे वो वेब के लिंक हो, किताबें हो या फिर मोबाइल फोन। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना चाहिए। गूगल का पूरा साम्राज्य दुनिया की जानकारी को एक खास तरह के तर्क के आधार पर व्यवस्थित करने पर बना है, लेकिन इसे बनाने वाले ये दो लोग दुनिया को लेकर अपनी बहुत ही खास सोच से बने थे। एक अमेरिकी लोकतंत्र और योग्यता के आधार से, तो दूसरा तानाशाही और सेंसरशिप के गहरे अविश्वास से। सोचने वाली बात यह है कि उनके संस्थापकों के ये शुरुआती गहरे मानवीय अनुभव उस निष्पक्ष तर्क को आज भी अनजाने में किस तरह से आकार दे रहे होंगे जो अब हमारी डिजिटल दुनिया के इतने बड़े हिस्से को चलाता। तो दोस्तों, ये थी गूगल की कहानी। एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि हमारी जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो पैसा अपने आप पीछे आएगा। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड आपको बड़ा सोचने यानी थिंक बिग पर मजबूर करेगा। अगर आपको गूगल की ये जर्नी पसंद आई तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें बताएं कि आप भी इनोवेशन के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं। ये कहानी उनका पेट्रोल बनेगी। और अब आज का वो सवाल जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे गर्म है, और इसका जवाब आपको बहुत सोच समझकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट GPT की बहुत चर्चा है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 5 सालों में AI गूगल को खत्म कर देगा या गूगल AI से भी बड़ा कुछ ले आएगा? अपनी भविष्यवाणी कमेंट में लिखें। देखते हैं आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं, कमेंट जरूर करें। मैं काजल और मैं RK आपसे फिर मिलेंगे एक नई बिजनेस स्टोरी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सर्च करते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।